प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए पहले प्रश्न को देखिए। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है तथा इसके तहत उभरते वैश्विक दावेदारों की श्रेणी में केवल गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी को शामिल किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा, सोचिए ध्यान से। ऑप्शन डी, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक येन समूह लंदन और चीन विकास संस्थान शेनजेन द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसे आईएफएससी की रैंकिंग का शीर्ष स्रोत माना जाता है। आईएफएससी एक स्थान ऐसा होता है जहां बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और वित्तीय सेवा फर्म अपनी वैश्विक परिचालन प्रणाली स्थापित करती है। अतः कथन एक सही है। इस सूचकांक में उभरते वैश्विक दावेदारों की श्रेणी में सिर्फ गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि ये भारत का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। अतः कथन 2 सही है और इसीलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा रीजन प्लान 2041 के मसौदे को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। रीजनल प्लान मसौदे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर की परिधि तक निर्धारित की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसको व्याख्या से समझ लेते हैं। रीजनल प्लान 2041 के मसौदे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा अक्टूबर माह में ही मंजूरी दे दी गई है। इसे मार्च 2022 तक अधिसूचित किया जाना संभावित है और इसीलिए कथन एक सही नहीं है। इस प्लान के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर की परिधि तक निर्धारित की गई है। इस प्लान के तहत एनसीआर के सड़कों, रेल या हाईवे नेटवर्क का विकास किया जाएगा। अतः कथन 2 भी सही है और विकल्प ए इसका सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न को देखिए। भारत में धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में राज्य की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके लिए संघीय सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है तथा कुछ राज्य सरकारों ने इस विषय पर स्वयं के कानून बनाए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। ऑप्शन बी। व्याख्या को देखिए अब। धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में राज्य की भूमिका प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने तथा गैर अनुवांशिक न्यासियों की नियुक्ति करने, संस्थानों के बजट को अनुमति देने और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने तक सीमित है। सुब्रमण्यम स्वामी बाद 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य को किसी मंदिर के निजी प्रशासन पर नियंत्रण करने की शक्ति होती है, लेकिन वह इनके प्रशासन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं कर सकता। भारत में सबसे पहले वर्ष 1817 में मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में राज्य का हस्तक्षेप शुरू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से अब तक इस विषय में संघीय सरकार ने कोई भी अधिनियम पारित नहीं किया है और कथन एक सही नहीं है। कुछ राज्यों ने हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रशासन के लिए कानून बनाए हैं और इसीलिए कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को देखिए। भारत में हाथियों की मृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। पिछले एक दशक में 1000 से अधिक हाथियों की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई है। अप्राकृतिक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हाथियों का रेलगाड़ियों की चपेट में आना रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2010 और 2020 के बीच भारत में कुल 1160
हाथियों की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई है, अतः कथन एक बिल्कुल ठीक है। हाथियों की अप्राकृतिक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण करंट यानी कि बिजली का झटका लगना है, बताया गया है। बिजली के झटके से कुल 741 हाथियों की मृत्यु हुई है। हाथियों का रेलगाड़ियों की चपेट में आना इनके अप्राकृतिक मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है। इससे 186 हाथियों की मृत्यु हुई है। साथ ही अवैध शिकार के कारण 169 और विषाक्त सेवन के कारण 64 हाथियों की मृत्यु हुई है, अतः कथन 2 सही नहीं है और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान राज्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, पीची वजानी वन्यजीव अभयारण्य केरल। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित है? केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसके पर्यावरणीय ह्रास को देखते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी ने इस क्षेत्र में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, अतः कथन एक सही सुमेलित है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक वन्यजीव अभयारण्य था जिसे अब असम सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह असम में स्थित 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, तथा कथन 2 सही सुमेलित नहीं है। पीची वजानी अभयारण्य केरल में स्थित है। यह तितलियों की प्रजातीय विविधता से समृद्ध क्षेत्र है, अतः 3 सही सुमेलित है और विकल्प बी इसका सही उत्तर है।